अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज जो हमने डिस्कस करना है वो हमारे पास है लेक्चर नंबर 3। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कि हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखें, कंट्रोल स्ट्रक्चर मैं आपको इस तरह समझाऊंगा कि जब कभी भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम की बॉडी में, जैसे कि आप देख सकते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स हमारे पास हैं, तो जैसे किसी भी प्रोग्राम की बॉडी में हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स, तो किसी भी प्रोग्राम की अंदर जो आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं उनकी एग्जीक्यूशन को, उनके फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। इनको हम कंट्रोल स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर आर द स्टेटमेंट्स विच आर यूज टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द एग्जीक्यूशन इन द प्रोग्राम। यानी कि एक प्रोग्राम के अंदर अगर आप किसी भी एग्जीक्यूशन को, उसके फ़्लो को कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम 3 डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर्स को यूज़ करते हैं। तो ये 3 डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर हमारे पास होते हैं, सीक्वेंस, सिलेक्शन और लूप। देखिए सीक्वेंस क्या होता है कि सीक्वेंस एक ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारी इंस्ट्रक्शन एक सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होती हैं। यानी कि जिस ऑर्डर में आपने प्रोग्राम को राइट किया होता है उसी ऑर्डर में आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको कि जैसे कि ये हमारे पास एक प्रोग्राम है, ये इसकी बॉडी है। सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर देन ये वाली, फिर ये वाली, फिर ये वाली, यानी ये एक ऑर्डर है। यानी जिस ऑर्डर पे मैंने स्टेटमेंट लिखी थी उसी ऑर्डर में वो तमाम स्टेटमेंट्स क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी। तो ये तो हमारे पास होता है सीक्वेंस स्ट्रक्चर। जो सिंपल एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट सीक्वेंस कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है। देन हमारे पास आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप किसी भी स्टेटमेंट्स को चूज़ करते हैं या आप ये सिलेक्ट करते हैं कि मैंने किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है। यानी कि सिलेक्शन स्ट्रक्चर चूजेस विच स्टेटमेंट्स या सेट ऑफ द स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड, कि आपने किस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है वो आप इनमें खुद से चूज़ करते हैं। यानी कि इसमें हम कंडीशंस को देखते हैं, यानी किसी कंडीशन की बेस पे हम किसी स्टेटमेंट को चूज़ करते हैं और उसी बेस पे हम उस प्रोग्राम को क्या करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो हमारे पास सिलेक्शन स्ट्रक्चर 2 तरह के होते हैं। एक हमारे पास होगा इफ एल्स और एक हमारे पास होता है स्विच। देन हमारे पास आता है लूप। देखिए लूप का मतलब ही होता है रेपिटेशन। लूप को हम आइटरेटिव भी कह सकते हैं, लूप को हम रेपिटेशन भी कह सकते हैं। तो यानी कि लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर हमारे पास एक ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है जो हमारी किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो स्टेटमेंट्स होती हैं उनको एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम तक एग्जीक्यूट करवाता है। यानी कि जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे डिफरेंट टाइप्स के लूप्स हैं हमारे पास। तो इन लूप्स में आप देखेंगे कि हमने एक स्पेसिफिक जब लूप अप्लाई करते हैं तो वो लूप उस वक्त तक एग्जीक्यूट होता रहता है जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। यानी जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी वो लूप की बॉडी से वो टर्मिनेट हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। सिंपली आप ये कह सकते हैं। तो बहरहाल लूप क्या होता है, लूप हमारे पास एक ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो हमारे प्रोग्राम की स्टेटमेंट्स को या फिर सेट ऑफ द स्टेटमेंट्स को एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम तक एग्जीक्यूट करवाता है जब तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। तो हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स के लूप्स होते हैं। एक हमारे पास है फॉर लूप, एक हमारे पास है व्हाइल लूप और एक हमारे पास होता है डू व्हाइल लूप। तो देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लूप। तो अभी तक मैंने इस टॉपिक में क्या बता दिया आपको कि कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है और कंट्रोल स्ट्रक्चर की हमारे पास कितनी टाइप्स होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इफ़ एल्स स्टेटमेंट। देखें इफ़ एल्स मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास जो सेकंड कंट्रोल स्ट्रक्चर है वो है सिलेक्शन, और सिलेक्शन में हमारे पास की 2 टाइप्स होती हैं, इफ़ एल्स और स्विच। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स हमारे पास क्या होती है। सबसे पहले इसमें देखिए 2 कीवर्ड्स हैं। एक हमारे पास है इफ़ का कीवर्ड और एक हमारे पास है एल्स का कीवर्ड। देखें इफ़ का मतलब ही होता है कंडीशन, यानी कि इफ़ is a keyword and it is used to execute the statement conditionally। यानी कि ये हमारे पास इफ़ का मतलब ये है कि जब आप एक प्रोग्राम बनाते हैं और आप उस प्रोग्राम के अंदर मौजूद जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं अगर आप उसको किसी कंडीशन की बेस पे एग्जीक्यूट करवाते हैं तो देन हम इफ़ का कीवर्ड यूज़ करेंगे। तो यानी कि इफ़ इट इज़ यूज्ड टू एग्जीक्यूट द सेट ऑफ द स्टेटमेंट बेस्ड अपॉन द सम कंडीशंस। और कंडीशन क्या होता है, कंडीशन एक एक्सप्रेशन होता है जो या तो ट्रू होगा या तो वो फॉल्स है। अगर वो ट्रू है तो वो उसको हम 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, अगर वो फॉल्स है तो हम उसको 0 से रिप्रेजेंट करेंगे।
फिर हमारे पास इसमें याद रखिएगा जो एल्स है, एल्स किस लिए यूज़ किया जाता है। देखें जब एक प्रोग्राम बनाएंगे तो एल्स का कीवर्ड का मतलब ये होता है कि ये दो डिफरेंट चॉइसेस को शो कर रहा होता है, यानी दो डिफरेंट चॉइसेस हमें बता रहा होता है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन होती है फॉल्स तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। तो यानी कि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, इसका सिंटैक्स देखें, तो इफ़ कंडीशन फिर इसकी बॉडी आ जाएगी इफ़ की बॉडी के अंदर होगी ब्लॉक ऑफ इफ़ स्टेटमेंट, यानी कि इसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी, और फिर एल्स, और एल्स की बॉडी आ जाएगी और इसमें भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी, लेकिन यहाँ पे एल्स की स्टेटमेंट्स होंगी और यहाँ पे इफ़ की स्टेटमेंट्स होंगी। अब बात ये है, जो कंसेप्ट है वो ये है कि हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट के अंदर जो प्रोग्राम है वो कैसे एग्जीक्यूट होगा। तो सिंपल्स बच्चों ये याद रखिएगा कि अगर कंडीशन होती है ट्रू, यानी कि इफ़ जो भी कंडीशन यहाँ पे हमने अप्लाई की होगी अगर वो होती है ट्रू, अगर कंडीशन होती है ट्रू तो वो फिर बॉडी में जाएगा और बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं उनको वो एग्जीक्यूट करवा देगा। एंड अगर ऐसा होता है कि कंडीशन हो जाती है फॉल्स, अगर कंडीशन होती है फॉल्स तो वो चला जाएगा एल्स में, और एल्स की बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगी उनको वो एग्जीक्यूट करवा देगा। तो यानी कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट का पर्पज़ ये होता है कि अगर कंडीशन होगी ट्रू तो इफ़ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और अगर कंडीशन होगी फॉल्स तो एल्स की बॉडी एग्जीक्यूट होगी। सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास इसका फ्लो चार्ट आ जाता है। अब इस फ्लो चार्ट से आपको ज़्यादा क्लियर हो सकता है कि हमारे पास ये जो डायमंड सिंबल है ये यूज़ करते हैं हम कंडीशन के लिए, कि अगर एक कंडीशन है और अगर वो कंडीशन दो उसके केसेस होंगे, या तो वो कंडीशन ट्रू होगी या तो वो कंडीशन फॉल्स होगी। अगर इन केस अगर कंडीशन होती है ट्रू तो वो ट्रू का मतलब कि ट्रू, यानी जैसे कि मैं बता चुका हूँ ट्रू केस मतलब इफ़ की बॉडी, तो इफ़ की बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। और अगर कंडीशन होती है फॉल्स, फॉल्स का मतलब एल्स की बॉडी, और एल्स की बॉडी के अंदर जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास इसका इफ़ एल्स का जो है वो फ्लो चार्ट आ जाता है। देन हमारे पास एक प्रोग्राम है जो हम इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स को यहाँ पर हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो प्रोग्राम क्या है कि अ प्रोग्राम डैट कैलकुलेट दी स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर, यानी कि यूज़र को कोई भी नंबर दिया जाएगा और यूज़र ने उस नंबर का हमें क्या फाइंड आउट करके देना है, स्क्वायर रूट। तो इस तरह का हमने एक प्रोग्राम बनाना है। देखिए सबसे पहले हम इसकी बॉडी इसको स्टार्ट करते हैं, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड maths.h और void main void। अब देखें ये जो फर्स्ट टू लाइंस हैं इनको हम कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये हमारे पास प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होती हैं और ये हमारे पास होता है मेन फंक्शन, और ये मेन फंक्शन की हमारे पास सारी क्या आ जाएगी, बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन। अब देखें हैश इंक्लूड stdio.h, मैंने आपको पहले भी शायद बता चुका हूँ कि stdio.h यानी stdio स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, यानी कि जब हमें कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें उस प्रोग्राम में इनपुट भी देनी पड़ती है और उसकी कोई ना कोई आउटपुट भी आती है। तो इनपुट और आउटपुट के लिए हम कौन सी प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी इंक्लूड करते हैं, वो हम इंक्लूड करते हैं हैश इंक्लूड studio.h stdio.h। फिर इसके अलावा चूंकि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने जा रहे हैं तो जो नंबर के स्क्वायर रूट का मतलब है कि ये फंक्शन मैथ का है, तो मैथ की हमें लाइब्रेरी यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे मैथ का एक लाइब्रेरी इंक्लूड कर ली math.h, यानी मैथ की एक हेडर फाइल है जो मैथ से रिलेटेड फंक्शंस को डील करती है। यानी कि अगर चूंकि हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो दैट्स व्हाई वी विल यूज दी math.h लाइब्रेरी फाइल। देन हमारे पास इन दोनों को एज अ होल हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव कहते हैं। देन हमारे पास आ जाता है मेन फंक्शन, ये मेन फंक्शन है और ये मेन फंक्शन की बॉडी है। अब बॉडी में देखें तो हमें क्या चाहिए, हमने किसी भी नंबर का, जो भी यूज़र हमें नंबर देगा ड्यूरिंग इनपुट, हमने उसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। इसका मतलब अब हमें दो वेरिएबल बनाने पड़ेंगे, एक वेरिएबल इनपुट के लिए और एक आउटपुट के लिए। अब देखें तो चूंकि हमें पता है कि जो, अब देखें ना हमारे पास डिफरेंट टाइप्स होती हैं, डिफरेंट टाइप्स में इंट भी है, डबल भी है, फ्लोट भी है। तो अब इसमें हमने ये देखना है कि जो हमारा नंबर है वो इंटीजर टाइप का है, वो फ्लोट टाइप का है, वो चार्ट टाइप का है, वो किस टाइप का है। चूंकि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है वो पॉइंट में भी आ सकता है, डेसिमल में भी आ सकता है, तो इसलिए यहाँ पे हम डबल जो है वो उसकी डाटा टाइप को लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बना लिया x,
उसको मैंने वैल्यूज असाइन कर दी 0.0 और एक और वेरिएबल बना लिया स्क्वायर रूट, उसको भी मैंने वैल्यूज असाइन कर दी 0.0। अब चूंकि अब इस फर्स्ट लाइन जिसमें मैंने दो वेरिएबल बनाए हैं, एक वेरिएबल है x और एक वेरिएबल मेरे पास है स्क्वायर रूट। अब इन दोनों वेरिएबल्स को मैंने वैल्यूज भी असाइन कर दी, तो इस पूरी लाइन को हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एंड दी डिक्लेरेशन। यानी इसमें हमने वेरिएबल को डिक्लेयर भी किया है और डिक्लेयर करने के साथ साथ मैंने उन वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यूज भी असाइन की है। तो जब हम एक ही वक्त में किसी वेरिएबल को डिक्लेयर भी करते हैं और वैल्यूज भी असाइन करते हैं तो इस पूरे स्टेप्स को हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन। देन हमारे पास आ जाता है हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। अब हमने चूंकि यूज़र के लिए कंप्यूटर की स्क्रीन पे एक मैसेज डिस्प्ले करवाना है, तो मैंने यहाँ पे किसी भी आउटपुट को डिस्प्ले करवाने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रिंट एफ। तो मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एफ और यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले करवा दिया, उसको लिख दिया डबल कोटेशन में एंटर दी नंबर। देन हमारे पास आ जाएगा स्कैन एफ, क्योंकि हमने यूज़र से इनपुट लेनी है और किसी भी नंबर की इनपुट लेने के लिए हम कौन सी स्टेटमेंट यूज़ करते हैं या कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, स्कैन एफ। स्कैन एफ डबल कोटेशन में मैंने लिखा %1f कॉमा एम्परसेंड x। अब ये %1f है, ये फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है जो भी आपने वेरिएबल की डेटा टाइप रखी है। चूंकि मेरी वेरिएबल की डेटा टाइप है डबल और डबल के लिए जो फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है वो 1f होती है और वेरिएबल मेरे पास चूंकि x था इसलिए मैंने यहाँ पे x लिख दिया। देन हमारे पास यहाँ पे यूज़र ने जो भी इनपुट दी होगी नीचे आएगा, यहाँ पे मैंने अब अप्लाई कर दिया इफ़ एल्स। अब देखें इफ़, अब हमने चूँकि इफ़ एल्स यहाँ पे अप्लाई करना है। अच्छा ये देखिए याद रखिएगा जितने भी हम प्रोग्राम बनाते हैं उन तमाम के तमाम प्रोग्राम में ये सारा स्ट्रक्चर सेम होता है। यानी कि हमने उसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी लिखनी है, हमने उसमें मेन फंक्शन भी लिखना है, हमने उसमें वेरिएबल डिक्लेयर भी करने हैं, हमने उसमें प्रिंट एफ स्टेटमेंट भी लिखनी होती है और स्कैन एफ भी लिखनी होती है। अब जो इससे नेक्स्ट प्रोसीजर है वो है इफ़ एल्स। यानी अब मैं इफ़ एल्स की आपको यहाँ पे उसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देने जा रहा हूँ। इफ़ x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, यानी ये इफ़ वैसे ही आ जाएगा और ये जो चीज़ लिखी है ये इसमें यहाँ पे एज अ कंडीशन यूज़ होगी। फिर इफ़ की बॉडी, ये इफ़ की बॉडी आ गई और बॉडी में मैंने लिखा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू SQRT ऑफ दी x। ये फंक्शन होता है मैथ का जो किसी भी गिवन नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करके हमें फाइंड करके देगा। और देन हमने लिख ली प्रिंट एफ स्टेटमेंट, जो भी हमारी आउटपुट आई होगी उसको ये स्क्रीन पर क्या करवा देगा, प्रिंट करवा देगा। और इसके बाद अगर कंडीशन होती है फॉल्स तो फिर वो कौन सी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देगा, एल्स वाली बॉडी को। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी एग्जीक्यूशन देखते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोग्राम चला, सबसे पहले जब स्कैनएफ में यूज़र ने कोई इनपुट दे दी, फॉर एग्जांपल यूज़र ने इनपुट दे दी 25, यानी कि हमारे पास जो x की वैल्यूज़ है यहाँ पे वो 25 है। अब यहाँ पे आएगा और यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, चेक मतलब 25 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, कि ये 25 का कंपैरिजन होगा 0 के साथ। क्या 25 0 के इक्वल है? नो। क्या ये 25 0 से ग्रेटर है? कंडीशन क्या हो जाएगी? ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगी, और मैंने बताया था जैसे ही कंडीशन ट्रू होती है तो ट्रू वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी, तो ये ट्रू वाली बॉडी में आएगा और ये x की जगह पे आ जाएगा 25 और ये 25 का स्क्वायर रूट फाइंड कर देगा। और 25 का स्क्वायर रूट चूँकि हमें पता है वो 5 होता है, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 5, या हमारे पास जो आउटपुट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 5 आउटपुट आ जाएगी। देन फॉर एग्जांपल ये तो एक वैल्यूज़ हमने ली, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक वैल्यूज़ ले लेता हूँ -5 फॉर एग्जांपल। अब मैंने वैल्यूज़ ली है -5, अब यहाँ पे आएगा x की जगह पे वैल्यूज़ आ जाएगी -5। अब -5 का कंपैरिजन होगा 0 के साथ। -5 ना 0 के इक्वल है और ना ही ग्रेटर है, तो कंडीशन होगी फॉल्स। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी इफ़ वाली बॉडी स्किप हो जाएगी और एल्स वाली बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और एल्स में लिखा हुआ आएगा स्क्वायर रूट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, कि माइनस की वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो सिंपल ये हमारे पास इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर था। तो अभी तक मैंने आपको क्या बता दिया है कि इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या होती है, उसका साइंटेक्स क्या है, उसका फ्लो चार्ट और उसके एग्जाम्पल में हमने ये सीख लिया कि किसी भी गिवन नंबर का आप स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाता है वाइल स्टेटमेंट। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि लूप की हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होगा फॉर लूप, एक हमारे पास होता है वाइल लूप एंड लास्ट वन इज़ अ डू वाइल लूप। सबसे पहले हम देखते हैं वाइल लूप क्या होता है। देखें वाइल
लूप सिंपली आप ये कह सकते हैं कि ये वाइल लूप उस वक्त तक स्टेटमेंट्स को रिपीट करवाता रहेगा जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। मतलब ये कि ये प्रोग्रामर उस वक्त इसको यूज़ करता है जब आपको एडवांस में पता नहीं होता कि हमारा प्रोग्राम कितनी दफ़ा चलने वाला है या कितनी दफ़ा ट्राइवर्स होने वाला है। तो यानी कि वाइल स्टेटमेंट इट इज़ अ यूज़फुल व्हेन द प्रोग्रामर डज नॉट नाउ इन एडवांस हाउ मैनी टाइम द लूप विल बी एग्जीक्यूटेड और द ट्राइवर्स। तो यानी जब हमें पता नहीं है हमारा लूप कितनी दफ़ा चलने वाला है तो फिर हम कौन से स्टेटमेंट यूज़ करते हैं या कौन सा लूप यूज़ करते हैं, वाइल लूप यूज़ करते हैं। अब इसमें एक तो ये इसकी सिंपल डेफिनेशन होगी है कि ये उस वक्त यूज़ किया जाता है जब प्रोग्रामर को पता नहीं होता कि लूप एक दफ़ा भी चलना है कि नहीं चलना। मे बी कंडीशन फर्स्ट टाइम ही फॉल्स हो जाए तो आगे लूप एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, तो इसलिए इसमें हमें पता नहीं होता। और इसके साथ साथ ये उस वक्त कंडीशन जैसे फॉल्स, अब इसमें इसका जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, वाइल कंडीशन और फिर इसकी बॉडी, और बॉडी में क्या होती हैं नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। और अब इसकी एग्जांपल देखें, हमने एक प्रोग्राम बनाना है और उस प्रोग्राम में हमने 1 से लेके 10 तक डिजिट प्रिंट करवाने हैं, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमने 1 से लेके 10 तक डिजिट प्रिंट करवाने हैं और इसके लिए हमने वाइल स्टेटमेंट को यूज़ करना है। तो सबसे पहले जो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, हैश इंक्लूड stdio.h, जो कि मैं बता चुका हूँ, इसको कहते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी। वॉइड मेन फंक्शन, फिर मेन फंक्शन की आ जाती है बॉडी, और बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम होता है जैसे कि यहाँ पे किया था वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन और अगर डिक्लेरेशन, यानी अगर पहले तो डिक्लेयर करेंगे और अगर हम मुनासिब समझेंगे या उसकी रिक्वायरमेंट्स है तो हम उसको वैल्यूज़ भी असाइन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बना लिया काउंट का, और चूंकि मैंने डिजिट प्रिंट करवाने हैं 1 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये जो डिजिट्स हैं ये इंटीजर टाइप्स के हैं, यानी इसमें कोई भी पॉइंट या डेसिमल वाली वैल्यूज़ नहीं हैं, तो इसलिए मैं इसकी डाटा टाइप रख लूँगा इंटीजर। और मैंने इस काउंट को कोई वैल्यूज़ भी असाइन कर दी है, यानी 1 वैल्यूज़ असाइन कर दी है। तो इस स्टेप्स को हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, यानी ये जो स्टेप्स है पहले वाला इसको कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, और जो सेकंड स्टेप है इसको हम कहते हैं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब हमारे पास आ जाता है जो मेन चीज़ है, मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको, ये इतना जो काम है, ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टरी लिखना, मेन फंक्शन और उसकी बॉडी में वेरिएबल को डिक्लेयर करना या इनिशियलाइज करना, ये सारे वो काम है जो हम हर एक प्रोग्राम में करेंगे। और इससे जो नेक्स्ट नई चीज़ जो है इसमें है वो ये है कि वाइल। अब वाइल का कंसेप्ट क्या था, वाइल की जगह पे वाइल वैसे ही आ जाएगा और कंडीशन की जगह पे हमने कंडीशन लिखनी है। और कंडीशन मैंने क्या लिखी, काउंट लेस देन इज इक्वल टू 10, कंडीशन आ गई। वाइल कंडीशन उसकी बॉडी में मैंने लिख दी स्टेटमेंट्स क्या होंगी, प्रिंट एफ, प्रिंट कर दो उस काउंट को, और फिर काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1, यानी ये इंक्रीमेंट आ जाएगा। यानी कि इसमें अगर हम देखें तो 3 चीज़ें होती हैं हमारे पास, वाइल स्टेटमेंट हो, चाहे वो डू वाइल स्टेटमेंट हो, और चाहे वो फॉर लूप हो, यानी कोई भी लूप हो, तीनों में से, तीनों लूप में 3 चीज़ें हमने लाजमी लिखनी होती हैं। एक उसकी वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन, एक उसकी कंडीशन, और एक उसका इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट। तो इसमें अगर आप देखें तो ये मैंने की वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ये उसकी कंडीशन और ये उसका इंक्रीमेंट, तो ये चीज़ें लाजमी होती हैं। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सबसे पहले प्रोग्राम चलेगा, काउंट की वैल्यूज़ है 1, अब काउंट की वैल्यूज़ है 1, यहाँ पे आएगा, इस कंडीशन चेक होगी, काउंट की जगह पे आ जाएगा 1 लेस देन इज इक्वल टू 10, यानी कि 1 का कंपैरिजन होगा 10 के साथ। अब 1 10 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन 1 10 से छोटा है, कंडीशन हो जाएगी ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो वाइल अपनी बॉडी के अंदर आ जाएगा और यहाँ पे काउंट की जगह पे वो प्रिंट करवा देगा 1, यहाँ पे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ वैल्यूज़ 1 प्रिंट करवा देगा। फिर नीचे आएगा, लिखा है काउंट प्लस 1, काउंट प्लस 1 का मतलब जो पहले मेरे पास काउंट की वैल्यूज़ थी लास्ट स्टेप में वो 1 थी, तो ये 1 की जगह, काउंट की जगह पे 1 आ जाएगा और 1 प्लस 1 2। अब मेरे पास काउंट की वैल्यूज़ हो जाएगी 2, अब 2 और 2 के बाद यहाँ पे इसका कंपैरिजन होगा 10 के साथ, तो 2 लेस देन इज इक्वल टू 10। अब 2 का कंपैरिजन होगा 10 के साथ, 2 10 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन 2 10 से लेस देन है, कंडीशन हो जाएगी ट्रू। जैसे कंडीशन ट्रू होगी तो यहाँ पे वो प्रिंट एफ की मदद से वो प्रिंट करवा देगा और ये 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट
काउंट प्लस 1, यानी काउंट की वैल्यूज हमारे पास थी पहले 2 और 2 के साथ 1 का इंक्रीमेंट होगा तो वो वैल्यू बन जाएगी 3 और 3 का कंपैरिजन होगा 10 के साथ। 3 का कंपैरिजन जब 10 के साथ होगा तो 3 10 के इक्वल तो नहीं है लेकिन छोटा है तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू और ये फिर यहाँ पे 3 प्रिंट करवा देगा। इसी तरीके से फिर 4 5 6 7 8 9 10, तो इसी तरीके से ये 10 तक वैल्यूज़ को क्या करवा देगा, प्रिंट। अब देखें फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास 10 वैल्यूज प्रिंट करवा लिया। अब 10 के बाद इंक्रीमेंट लगेगा 10 प्लस 1 11। अब 11 का कंपैरिजन होगा इसके साथ। 11 का कंपैरिजन जब 10 के साथ होगा तो 11 ना 10 के इक्वल है ना लेस देन है, तो कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, मेरा लूप हो जाएगा टर्मिनेट। तो यानी कि इस प्रोग्राम में, इस लूप में हमने क्या सीख लिया कि वाइल लूप क्या होता है, वाइल लूप का साइंटेक्स क्या है, उसकी एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल क्या थी कि हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने 1 से लेके 10 तक डिजिट को प्रिंट करवाना है और इसमें वाइल लूप अपने अप्लाई किया और वाइल के थ्रू हमने देख लिया कि किस तरह हम उसको प्रिंट करवा सकते हैं। नेक्स्ट आता है डू वाइल। अच्छा याद रखिएगा, वाइल, डू वाइल और फॉर लूप तीनों के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो इसमें एक एग्जांपल को हम देखेंगे कि डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, तो वो आपने डिफरेंस जज करना है कि डिफरेंस मैं भी बताऊँगा और आपने अपने एंड पे भी देखना है कि डिफरेंस कहाँ पे है और कौन कौन सी चीज़ें जो इनमें एक दूसरे से वेरी करती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डू वाइल लूप। डू वाइल लूप ऐसा लूप होता है जैसे कि मैंने आपको वाइल लूप में बताया था कि इसमें प्रोग्रामर इंश्योर नहीं होता कि हमारा लूप एक दफ़ा कम से कम चलना है कि नहीं चलना, लेकिन डू वाइल लूप ऐसा लूप होता है, ये गारंटी करता है कि एट लीस्ट 1 टाइम आपका लूप एग्जीक्यूट होगा। तो यानी कि इसमें अगर हम इसका साइंटेक्स देखें तो सबसे पहले हमारे पास आती है डू के बाद डू की बॉडी में लिखते हैं हम स्टेटमेंट्स और फिर वाइल, और वाइल के साथ आ जाएगी कंडीशंस। ठीक है, यानी कि इसमें बॉडी पहले आती है और कंडीशन बाद में आती है। और इसकी एग्जांपल वही जो लास्ट टाइम हमने अभी देखी है वाइल में कि हमने एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमने 1 से लेकर 10 तक डिजिट प्रिंट करवाने हैं। तो मैं ये डिस्कस कर चुका हूँ, इनको क्या कहते हैं, बॉडी की तरफ आते हैं। बॉडी में अब देखें तो यहाँ पे हमने वाइल, अब डू लिखेंगे सबसे पहले, डू लिखा, डू की बॉडी आ जाएगी और बॉडी में मैंने लिखा प्रिंट एफ, जो यहाँ पे लिखा था वो यहाँ पे लिख दिया और जो काउंट वाली थी ये वैल्यूज यहाँ पे लिख दी और वाइल की जगह पे हमने कंडीशन लिख दी। यानी कि अगर आप इसको और इसको देखें तो दोनों में डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, इनके से स्ट्रक्चर पे डिफरेंस है। यानी कि ये चीज़ कंडीशन यहाँ पे पहले लिखी गई थी और यहाँ पे कंडीशन बाद में आ रही है, और यहाँ पे बॉडी बाद में थी, यहाँ पे बॉडी पहले आ रही है। तो यानी इन दोनों में डिफरेंस फिर क्या हुआ कि इसमें और इसमें ये फ़र्क होता है कि ये मे बी एक दफ़ा भी एग्जीक्यूट ना हो, मतलब फर्स्ट टाइम ही कंडीशन फॉल्स हो जाए, लेकिन ये एट लीस्ट 1 टाइम तो एग्जीक्यूट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसको हम देखते हैं, काउंट इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे आएगा तो सबसे पहले वो 1 प्रिंट करवा देगा, यानी कि काउंट 1, सीधा वो डायरेक्ट बॉडी में आ जाएगा, यानी कोई कंडीशन चेकिंग नहीं हुई, वो डायरेक्ट पहले उसने क्या प्रिंट करवा दिया 1, और 1 के बाद वो इंक्रीमेंट भी लग जाएगा, यानी 1 + 1 2। अब 2 पे जाके उसकी कंडीशन चेक होगी, यानी 2 <= 10, यानी कि फर्स्ट कंडीशन चेक नहीं हुई, उसने फ़ौरन उसको प्रिंट करवा दिया क्योंकि बॉडी पहले थी और कंडीशन बाद में थी। तो यही इसमें मेन डिफरेंस होता है जो मैं आपको बता चुका हूँ कि डू वाइल एट लीस्ट ये इंश्योर करवाता है कि आपका प्रोग्राम एट लीस्ट 1 टाइम तो ज़रूर एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट लास्ट वन इज़ अ फॉर लूप। देखिए फॉर लूप जितने भी प्रोग्रामर्स हैं ना वो वाइल लूप को प्रेफर करते हैं ना वो डू वाइल को प्रेफर करते हैं, वो किसको प्रेफर करते हैं, फॉर लूप, क्योंकि फॉर लूप ईजी है। मतलब इसमें इसका जो साइंटेक्स होता है वो ये होता है फॉर इनिशियलाइजेशन एक्सप्रेशन, टेस्ट कंडीशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। यानी कि हम इसमें देखें तो इधर भी वही काम था, इधर भी वही काम था, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे है कि यहाँ पे हम चीज़ें अलग अलग लिख रहे हैं, यहाँ पे हम एक ही स्टेटमेंट में, एक ही लाइन में सारी चीज़ें मेंशन कर रहे हैं। यानी कि इसी में हम इनिशियलाइजेशन लिखेंगे, इसी में ही हम उसकी टेस्ट कंडीशन लिखेंगे और इसी में हम उसको इंक्रीमेंट या फिर उसका डिक्रीमेंट अप्लाई करेंगे। वही एग्जांपल हम कैरी करते हैं जो लास्ट टाइम हमने देखी थी कि हमने एक प्रोग्राम बनाना है और उसमें हमने 1 से लेके 10 तक डिजिट को प्रिंट करवाना है। तो इसमें वही देखें, मैंने इसकी बॉडी लिखी है इंट
काउंट, और काउंट मैंने वेरिएबल बना लिया और फिर मैंने फॉर लूप अप्लाई किया। फॉर लूप में देखें तो सबसे पहले मैंने लिखा है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में मैंने लिखा काउंट इज इक्वल टू 1, फिर मैंने लिखा काउंट लेस देन इज इक्वल टू 10 और फिर काउंट प्लस प्लस। मतलब ये कि ये जो काउंट इज इक्वल टू 1 है, इस स्टेप्स को हम कहते हैं इनिशियलाइजेशन। ये काउंट लेस देन इज इक्वल टू 10 जो है, इसको हम कहते हैं टेस्ट कंडीशन। और जो काउंट प्लस प्लस है, ये हमारे पास है इंक्रीमेंट, और फिर उसकी बॉडी आ जाएगी, मतलब उसमें वो प्रिंट करवा देंगे जो भी उसकी स्टेटमेंट्स होंगी। तो यानी कहने का सिंपल मकसद ये है कि ये फॉर लूप, डू वाइल और वाइल लूप, तीनों में जो डिफरेंस होता है कि जो सबसे एफिशिएंट और जो प्रेफरेबल होता है वो फॉर लूप होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कम होती हैं और एक ही जगह पे आप सब कुछ लिख देते हैं और गलती का चांस भी कम होता है। तो इसकी एग्जीक्यूशन वैसे ही होगी। मैं एक दफ़ा बता देता हूँ, एक वैल्यूज प्रिंट करवा के। सबसे पहले काउंट की वैल्यू था 1 का कंपैरिजन होगा 10 के साथ। तो 1 लेस देन इज इक्वल टू 10। क्या 1 10 के इक्वल है? नो। क्या 1 10 के से लेस देन है? बिल्कुल है। कंडीशन हो जाएगी ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी, ये बॉडी में आएगा और बॉडी में लिखा है काउंट, और वो उसकी जगह पे 1 प्रिंट करवा देगा। फिर इसके फ़ौरन बाद इंक्रीमेंट अप्लाई होगा। तो काउंट की वैल्यू पहले 1 थी, वो बन जाएगी 2 का कंपैरिजन होगा 10 के साथ। तो 2 10 से जो है वो छोटा है, तो कंडीशन हो जाएगी ट्रू, और इस तरीके से फिर बॉडी 2, फिर इस तरीके से 3 4 अप टू द 10। तो यही हमारे पास डिफरेंस था, फॉर लूप, वाइल लूप एंड द डू वाइल लूप। तो यानी कि पूरा टॉपिक जो था हमारे पास कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या है, उसकी 3 टाइप्स थी और उनको हमने 1 बाय 1 इसको डिस्कस कर लिया। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।